चलिए, आज की हमारी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास है। इसमें हम बात करेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ को फिल कैसे किया जाता है। एग्जाम में आपको एक एक्सरसाइज की तरह ही आता है। जैसे एक एक्सरसाइज आएगी कि कंप्लीट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ फॉर द केस डिस्क्राइब बिलो। तो एक केस दिया जाएगा, एक केस सिनेरियो दिया गया होगा और आपको एमसीसीडी फिल करना होगा उस केस सिनेरियो के हिसाब से। तो अभी उसी की बात करते हैं। एमसीसीडी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत चीज़ें हो सकती हैं। उसको बाद में कभी करेंगे डिस्कस। आज सिर्फ प्रैक्टिकली कैसे भरना है वो बता रहा हूँ। देखो, इस तरह का केस सिनेरियो दिया होगा। अभी वीडियो को पॉज करके और चाहो तो एक बार इसको पढ़ लो कि क्या सिनेरियो है, तो आगे और समझने में इजी रहेगा। ठीक है, अभी मैं जंप करता हूँ आगे। तो इस तरह का एक फॉर्म होता है ना। ये देखो, ये अभी इसमें इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, इसको अभी एक एक हिस्सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ऐसे देखो, जैसे ये है ना। ऊपर क्या लिखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। ये हॉस्पिटल इन पेशेंट्स के लिए बनाया गया फॉर्म है ना। ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, इसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जैसा होता है होता है। ऊपर नेम ऑफ हॉस्पिटल लिखा हुआ है। ये जो भी आपका हॉस्पिटल होगा उसका नाम लिखा ही होगा, जैसे एमजीएम इंदौर, जीआरएमसी ग्वालियर, है ना, या जीएमसीएच 32 चंडीगढ़, वैसा कुछ आपके हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखा होगा। पहले से प्रिंटेड होगा वो भी आपको नहीं भरना है। आपको काम शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से देखो। आई यानी कि कौन, आप, आरएमपी। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट द पर्सन whose particulars are given below died in the hospital in ward number so and so on such date and such time। ठीक है, ये आपने तीन चीज़ें यहाँ पे भरी। उसके बाद अगला आता है आपका नेम ऑफ डिसीज्ड। तो यहाँ पे आपने डिसीज्ड का पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम का मतलब पूरा नाम यानी कि नाम और सरनेम लिखना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई निक नेम वगैरह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कोई इनिशियल यूज़ नहीं करना है ना। इनिशियल क्या होता है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, श्री, श्रीमती, ये सब नहीं लगाना है, सीधे नाम लिख देना है। ठीक है। अगर वो इन्फेंट है, जो जिस पर्सन की डेथ हुई है वो एक इन्फेंट है, तो फिर ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में सन ऑफ जो भी उसके फादर का नाम है, या डॉटर ऑफ जो भी उसके फादर या मदर का जो भी नाम है, वैसे करके इसमें नाम की जगह पे हम भर सकते हैं। अगला कॉलम है सेक्स का। इसमें तो कुछ है नहीं, मेल और फीमेल जो भी होगा वो आप चूज़ करके लिख दो। फिर एज, एज में थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर जो एज है जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो वो 1 साल से बड़ा है तो फिर सालों में एज लिखनी है, कितने साल का है, कितने साल पूरे हो गए हैं। अगर साल से छोटा है तो फिर मंथ में। अगर मंथ से छोटा है तो दिनों में, और दिनों से भी छोटा है तो घंटों में भी डेथ लिखी जाती है, डेथ का टाइम जो है कि कितनी एज है। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉज ऑफ डेथ, जिसमें आपने एक्चुअली सर्टिफाई करना है। तो इसमें यू कैन सी कि कॉज ऑफ डेथ वाला जो कॉलम है, इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, इमीडिएट कॉज दिया हुआ है। पार्ट 2 में अदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है। ठीक है। एंड अगेन यू कैन सी कि जो इमीडिएट वाला पार्ट है, इमीडिएट कॉज का, उसमें फिर तीन हिस्से हैं, 1 A B और C। तो 1 A B C और 2 इतने पार्ट्स हैं इसके अंदर। अगेन जो पार्ट 1 है उसमें ए क्या है, जो एकदम इमीडिएट कॉज है जिसके कारण डेथ हुई है, वो ए है। फिर वो ड्यू टू और कॉन्सिक्वेंट टू बी, और बी इज कॉन्सिक्वेंट टू सी, ऐसे करके लिखना है वो। तो ए इज कॉन्सिक्वेंट टू बी, बी इज कॉन्सिक्वेंट टू सी। अब इसमें देखो यार, ऐसा होता है कि कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि एक ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको कुछ और कॉन्सिक्वेंट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो कि स्मॉल पॉक्स है ना। स्मॉल पॉक्स में क्या हो रहा है कि भाई इसको कॉन्सिक्वेंट टू बताने की जरूरत नहीं है। स्मॉल पॉक्स कॉन्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस वगैरह सब लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल पॉक्स अपने आप में सफिशिएंट है। तो फिर नीचे इधर 2 में इधर कहीं भी कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। हाँ, अगर कोई कंट्रीब्यूटर है तो लिख सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे ये सफिशिएंट हो गया, ये खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स अपने आप में ही सफिशिएंट है कॉज ऑफ डेथ कॉज करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे कई बार ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि मल्टीपल कारण होते हैं कि ये हुआ फिर इसके कारण से ये हुआ फिर इसके कारण ये हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होती है और वही आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा, है ना। तो वैसे में आपने क्या करना है, इमीडिएट जो पार्ट है आपका वो यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं, ए को भरते टाइम। 1 A को भरते टाइम ही सबसे ज़्यादा गलती होती है, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। कई लोग इसमें क्या लिखते हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ना भाई, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में मेरा एक हमेशा यही सेम ही क्वेश्चन होता है मेरा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि कोई पर्सन है जो कि बिना कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के किसी की डेथ होती है। डोंट टेल मी ब्रेन डेथ, ओके, है ना। वो बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है, बट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से ही मरते हैं भाई सारे लोग। हम्म? आपके बॉडी में कहीं भी इंजरी हो, कोई भी बीमारी हो, अल्टीमेटली हार्ट और लंग तो फेल होंगे ही ना। तो कार्डियक फेल्योर, हार्ट फेल्योर, रेस्पिरेटरी फेल्योर, ये इस तरह के वर्ड्स प्लीज़ यहाँ ना लिखें। वो मोड ऑफ डाइंग है, वो एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है और उसका कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है, यहाँ हमको लिखना है वो इमीडिएट कॉज जिसके कारण डेथ हुई है। ठीक, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ए क्या है आपका, है ना, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि ए कैसे हुआ था। ए कॉन्सिक्वेंट टू व्हाट, तो ए जिस चीज़ के कारण हुआ, यानी कि जिसका कॉम्प्लिकेशन है ए, वो बी में लिखना है। यानी कि ये वैसा चल रहा है, देखो ऐसा पिरामिड जैसा है। सबसे नीचे क्या आएगा, सी में, जो मूल कारण है, उसके ऊपर उसके कारण क्या हुआ और उसके कारण क्या हुआ। तो बिल्कुल पिक पे कौन है, बिल्कुल टॉप पे जो इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज वॉज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थिंग, दिस थिंग वॉज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थिंग, ऐसे करके जमा हुआ है वो। ठीक है, तो ऐसा ए बी सी वैसा है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में आपने लिखते जाना है इसको, है ना, कि ए आपने डिसाइड कर लिया, फिर वो अ, जिस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन है वो बी में, और बी जिसका कॉम्प्लिकेशन है वो सी में, जैसा भी दी गई कंडीशन में हो। ठीक है, वैसा भर देना है आपने। फिर अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं साथ में जुड़ी हुई कि मल्टीपल चीज़ें हो सकती है किसी पर्सन में, तो वहाँ पे फिर आपने ये करना है कि आपने डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि किस क्या आपने चूज़ करना है एज ए कॉज ऑफ डेथ। ऐसे डबल डबल कॉज ऑफ डेथ नहीं भरना है आपने, उन दोनों में से जो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है क्लिनिकली, वो आपका अपना क्लिनिकल जजमेंट है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर अगर दो आपके सामने सिचुएशंस हैं तो उनमें से एक आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, दोनों नहीं भरना है साथ में। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यूजुअली होते हैं, अस्थमा है जो किसी किसी पर्सन में पहले से होता ही है, ठीक है, तो वो आएगा पैरा टू में। इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने आता है इंटरवल बिटवीन ऑनसेट एंड डेथ अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है, इसका इंटरवल मतलब डेथ से ये वाला जो भी कॉम्प्लिकेशन था, ए वाला, बी वाला और सी वाला, वो कितने कितने से था। तो हो सकता है ए वाला कुछ घंटों से रहा हो, बी वाला कुछ महीनों से रहा हो, जो सी वाला है वो कुछ सालों से रहा हो, है ना। तो जैसा भी हो वो अपने टाइम कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ टाइम के बारे में भी। इसके बाद आता है मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ अगर ऑब्वियसली आपको कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लियर होता है कि दिस इज द केस ऑफ नेचुरल डेथ, कोई एमआई का केस है, अगर आपके पास भर्ती होता है महीनों महीनों से, है ना, तो वैसा कुछ हो तो दे दो आपको नेचुरल अगर लग रहा है तो। ठीक है, और अगर वैसा नहीं है, आपको मैनर जो है वो क्लियर नहीं है कि एक्सीडेंट, होमिसाइड या सुसाइड का केस है, तो फिर सबसे बढ़िया है कि यहाँ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन पे टिक कर दो आप, है ना, उसको करने दो इन्वेस्टिगेशन, है ना। कॉज ऑफ डेथ नोन है, कॉज ऑफ डेथ भर दो, बट मैनर आपको क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अलग अलग एरिया में मैंने अलग अलग तरह के विचार देखे हैं लोगों के। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें मैनर क्लियर नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं भरते उसमें, उसको पूरा ही छोड़ देते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, और पंजाब हरियाणा में तो यही सिस्टम चलता है कि अगर कॉज ऑफ डेथ क्लियर है तो कॉज ऑफ डेथ भर दीजिए, और मैनर जो है वो नहीं क्लियर है तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पूरा केस ही, कॉज ऑफ डेथ भी नहीं पता होता, मैनर भी नहीं पता होता, तो ठीक है, फिर पूरा पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंटल या वायलेंट डेथ है और आपको पता है कि एक्सीडेंट, होमिसाइड इस टाइप का कुछ उसमें एलिजिड हिस्ट्री भी है, क्लियर कट चीज़ें हैं, जैसे गन शॉट इंजरी का केस है, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, होमिसाइड होगा, सुसाइड होगा, इसी में से कुछ होगा, है ना। हैंगिंग का केस है तो हैंगिंग होगा, स्ट्रेंगुलेशन होगा, कुछ भी हो, नेचुरल तो नहीं है। हम्म, और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ के लिए हो सकती है कि एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड है, यहाँ पे भी आप चाहो तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन टिक कर ही सकते हो। पर अगर आपको क्लियर है तो लिख भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन एनी केस नेचुरल के अलावा आपने कुछ भी टिक किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो उसमें होनी है, वो एमएलसी ही है, इसका मतलब नॉन अननेचुरल चीज़ की ही हम बात कर रहे हैं। जैसे एक एक्सीडेंटल डेथ का हम एग्जांपल लें तो इसमें क्या दिया इसने कि ए क्या है, हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया हुआ उसको ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर ड्यू टू फॉल फ्रॉम लेडर एट होम। तो इन गिवन सिचुएशन एक एक्सीडेंट का केस था, उसमें इस तरह से कॉज ऑफ डेथ बन सकता है। हम्म। फिर एक पॉइंट आता है, और ओल्ड एज, या ओल्ड एज को कभी भी आपने कॉज ऑफ डेथ में एज सच कॉज ऑफ डेथ ओल्ड एज नहीं लिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज एसोसिएटेड होती है, तो फिर आप पार्ट टू में उसको लिख सकते हो ओल्ड एज को, पर ओल्ड एज इज़ नॉट ए कॉज ऑफ डेथ, कई बार लोग ओल्ड एज भी लिख देते हैं कॉज ऑफ डेथ में। ठीक है, फिर एक एक और चीज़ आती है मैटरनल डेथ। तो हमारा जो इंडिया का जो फॉर्म है, एक ये मज़ेदार चीज़ है कि एमसीसीडी का जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है उसमें ये वाली पार्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक है हमारे इंडिया के लिए। तो अगर डिसीज्ड पर्सन जो एक फ़ीमेल है वो इसमें आती है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में आती हैं, तो आपने ये लिखना ही लिखना है इसके अंदर कि अगर प्रेगनेंसी थी तो वो, डिलीवरी थी तो वो, और आपने ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि सर डिलीवरी के इतने दिनों बाद या वैसे करके कुछ भी, आप जस्ट सिंपली भर दो इसको। ठीक है, कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी, और डिलीवरी हुई है तो वो वाली चीज़। ठीक है, फिर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक होती है कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप कितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो, जैसे आपने सिर्फ एनीमिया लिख के छोड़ दिया, एनीमिया बड़ी ग्रोस चीज़ हो गई ना, सिर्फ एनीमिया लिख के छोड़ दिया, उसमें बताओ टाइप ऑफ एनीमिया कौन से टाइप के एनीमिया की बात कर रहे हो आप। अगर कैंसर नियोप्लाज्म की बात कर रहे हो तो वो कैसा था, बेनाइन था, मेलिग्नेंट था, कहाँ पे था, प्राइमरी नियोप्लाज्म कहाँ पे था,
हार्ट डिसीज़ की बात कर रहे हो तो सिर्फ हार्ट फेल्योर लिख के मत छोड़ दो, उस वो किस कारण से हुआ है हार्ट फेल्योर वो बताओ। टिटनेस हुआ है तो टिटनेस किस इंजरी से हुआ था। ऑपरेशन, सिर्फ ऑपरेशन नहीं लिखना है, कौन सा ऑपरेशन हुआ था। डिसेंट्री है तो कौन से टाइप की डिसेंट्री है ना। प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन लिख के मत छोड़ दो, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है स्पेसिफिकली वो बताओ। टीबी है तो कौन से ऑर्गन की टीबी है। इस तरह से ये करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। दूसरा, ये वाली जो कुछ टर्म्स हैं, कन्वर्जन, डायरिया, फीवर, एसाइटिस, जॉइंटिस, ये सब जो हैं ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारी नहीं है। तो आपने ये सिम्टम जिस बीमारी के कारण हो रहा है वो बीमारी लिखनी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद में जो लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा उसमें आएगा नेम एंड सिग्नेचर ऑफ मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफाइंग द कॉज ऑफ डेथ, दैट इज़ यू। तो आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, आपने किस डेट को वेरीफाई किया वो करना है। ठीक है। और ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट है ये, इसमें से फाड़ के और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको देने के लिए होता है। तो ठीक है, यहाँ पे MCCD हमने एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा देख लिया। अब हमारा सिनेरियो देख लेते हैं फटाफट से, है ना। कंप्लीट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। अब देखो इसमें फटाफट से कैसे दिया हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसको मैंने थोड़ा सा तुम्हारे लिए वो किया। देखो काम काम की चीज़ें क्या है। 50-year-old फीमेल है, मिसेस प्रभा देवी, वॉज एडमिटेड टू ED ऑन 27 फरवरी 2024 फॉलोइंग अलीजेड हिस्ट्री ऑफ फॉल इन द बाथरूम एट होम। ठीक है, इस एलिजिड हिस्ट्री के साथ में ये एडमिट हुई। इनिशियल इवेल्युएशन रिवेल्ड GCS स्कोर ऑफ 6, इमरजेंसी CT स्कैन हैड रिवेल्ड extensive intracranial hemorrhage and traumatic brain injury consistent with severe head injury. Despite aggressive resuscitative efforts and supportive care, the patient neurological status continued to deteriorate rapidly. Throughout her hospitalization, the patient remained comatose and unresponsive to stimuli. अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, देखो पेशेंट कॉमेटोज और अनरिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, मतलब पेशेंट यहाँ पे पूरे टाइम कॉमा में रहा है, तो पेशेंट से आपकी बात नहीं हुई कि वो बाथरूम में फिसला है। अलीजेड हिस्ट्री है बाथरूम में फिसलने की। डिस्पाइट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड, ऑक्सीजन थेरेपी and other supportive, her condition continued to decline. Neurological assessment indicative of absence of brainstem reflex and worsening sign of cerebral herniation. Despite the best efforts, her condition remained grim and irreversible. After a comprehensive discussion with the family regarding the patient's prognosis and treatment options, the patient was provided with compassionate end of life care. On 27th March 24, the patient passed away peacefully in the presence of her loved one. Death was pronounced at 10 a.m. following the cessation of cardiac activity. अब देखो ये पूरा तुम्हारा सिनेरियो है और इसको क्या आप इसके अंदर भर सकते हो फॉर्म में। देखते जाते देखो एक एक करके भर पाते हो नहीं इसको। शुरू में नेम ऑफ हॉस्पिटल लिखना, लिख लोगे। उसके बाद आई हेयर बाय सर्टिफाई, है ना, हॉस्पिटल इन वार्ड नंबर। वो तुम्हें बोला था हाइपोथेटिकल कुछ चीज़ें अगर लिखनी हो तो लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये लिख दिया। ऑन डेट एंड टाइम, देखो क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारे डेट और टाइम, 27 मार्च 24 को 10 AM पे डेथ हुई, वो दे रखा है, वो भर दो। फिर और क्या लिखा हुआ है, 50-year-old फीमेल मिसेस प्रभा देवी सिंह। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नेम ऑफ डिसीज में, प्रभा देवी सिंह। मिसेस नहीं लिखना है, इनिशियल का मैंने मना किया था वो नहीं लगाना है। ठीक है, जेंडर फीमेल है ही दे रखा है। एज 50 ईयर क्लियरली दे रखी है, 1 साल से ज़्यादा है। तो ये इतना जो इनिशियल पार्ट है तो बहुत इजीली हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है हमारे क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि कॉज ऑफ डेथ के ऊपर कमेंट करना है हमें। अब ये जो सिनेरियो हमें दिया हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसको पूरा पढ़ो, हम्म, तो आप पाओगे कि पेशेंट हमारे पास आया फॉल की हिस्ट्री के साथ। तो इनिशियल इवेंट जो है सबसे बेस पे वो क्या है, फॉल इन द बाथरूम एट होम। तो आई वुड से कि आप यहाँ पे सी में लिख सकते हो ये चीज़, फॉल इन द बाथरूम एट होम। एग्जाम क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है इसलिए एज इट इज़ लैंग्वेज लिख रहे हैं हम, है ना। उसके कारण, फॉल के कारण क्या हुआ था, फॉल के कारण हुआ था ये एक्सटेंसिव इंट्राक्रैनियल हेमरेज एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये साथ ही मिक्स हो गई हैं, इंट्राक्रैनियल हेमरेज और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि या तो इसे कोई एक चीज़ दे देता हमें तो ईजी हो जाता UG लेवल पे हमारे लिए। क्योंकि ये डिसाइड करना जो है कि इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है या फिर क्या एक दूसरे को कॉज कर रहा है, वो थोड़ा UG लेवल पे थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आप ऐसे देखो तो देखो, जब गिरोगे गिरने से हेमरेज भी हो सकता है और गिरने से ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। दूसरा ये है कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज के कारण भी ब्रेन इंजरी होगी। इंट्राक्रैनियल हेमरेज जो है वो फर्दर ब्रेन इंजरी कॉज करेगा। एक जो हेमरेज होता रहेगा वो और ब्रेन इंजरी, ब्रेन को दबाएगा। इधर लिखा भी है सेरेब्रल हर्निएशन वगैरह, है ना। तो अल्टीमेटली जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, ब्रेन इंजरी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेरिब्रल हर्निएशन भी दे रखा है लास्ट में, है ना। और वो होता ही है, जब इंट्राक्रैनियल हेमरेज होगा तो वो क्या करेगा, ब्रेन को प्रेशराइज करेगा। तो अल्टीमेट कॉज क्या है, वो ब्रेन इंजरी है।
तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को मेन कॉज की तरह। तो अगर मुझे लिखना भी हो तो मैं आई कैन राइट लाइक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कॉन्सिक्वेंट टू इंट्राक्रैनियल हेमरेज, या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंट टू फॉल इन द बाथरूम एट होम, वैसे करके बन जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा। फिर ये कितने कितने टाइम से था, देखो एग्जामिनर ने हमारे लिए बड़ा इजी कर दिया है। घटना जो हुई थी 27 फरवरी की और डेथ हुई 27 मार्च को। तो एग्जामिनर ने चाहता है एग्जामिनर की 1 महीने का डिफरेंस फटाक से रहे और हम यहाँ लिख पाएँ, है ना, कैलकुलेट ना करना पड़े हमें। तो वो सीधे 30 दिन 1 महीना ऐसा यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ जब लिखोगे ना कॉन्सिक्वेंट टू सेल्फ फॉल इन बाथरूम, तो उसमें 1 महीना लिख दो। ठीक है, ये वाला तो टाइम दिया नहीं हमें उन्होंने, तो वो हमारे पास है नहीं, तो जो है नहीं वो लिख नहीं सकते, या लिख सकते हो मन से बना के 4-5 घंटे, 10 नहीं 4-5-10 घंटे कैसे लिखो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी तो तभी हो गई थी जब फॉल हुआ। तो डेथ से ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और डेथ में कितना टाइम है, वो भी 1 महीने का ही है। और फॉल और डेथ में कितना टाइम, वो भी 1 महीने का ही है। तो ठीक है, दोनों 1-1 महीना हो जाएगा। ठीक है, फिर लेकिन इसके साथ में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी दिया है, और इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी अपने आप में, अगर ये ब्रेन इंजरी नहीं भी हुई होती अपने आप ट्रॉमेटिक और सिर्फ इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता, तो वो भी धीरे धीरे कॉज करता ही सही ब्रेन इंजरी, है ना। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन था हमारा इसके लिए सफिशिएंट है। फिर आएगा मैनर ऑफ डेथ लिखना है हमें। ऑब्वियसली नेचुरल तो नहीं है ये केस, तो फिर क्या है, एक्सीडेंट है या पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। अब यहाँ पे ये फिर अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पीजी लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि एक्सीडेंट की हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री तो बहुत ही क्लियर है, और वैसे और कोई कुछ दिया भी नहीं है। देखो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो लिखा होता उन्होंने कि बॉडी पे हमें कुछ और स्ट्रेंगुलेशन की, अगर एग्जामिनर चाहता तो वैसा ले जाता। तो जैसा मुझे समझ में आ रहा है एग्जामिनर यही चाहता है कि अ, आप एक्सीडेंट ही समझो इस केस को, क्योंकि उसने और किसी तरह का कोई होमिसाइडल एंगल इसमें दिया नहीं है। लेकिन एक पॉइंट दिया हुआ है कि पेशेंट को पूरे इलाज के दौरान कभी होश आया ही नहीं, पेशेंट हमेशा कॉमेटोज ही था। कॉमेडी जो था मतलब पेशेंट से तो आपकी डायरेक्ट बात हुई नहीं, पेशेंट का अपना कोई बयान है नहीं इसके अंदर कि मैं गिर गया था बाथरूम में या गिर गई थी। तो फिर इसमें पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन भी टिक किया जा सकता है। दोनों टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजी लेवल पे तो आप इनमें से कोई भी टिक कर दोगे तो आई विल गिव यू फुल फुल मार्क्स इस तरह के केस में। फिर आ जाओ अपने लास्ट पार्ट के ऊपर। इसमें अपना बढ़िया से नीचे अपना नेम एंड सिग्नेचर है, तो अपना नाम लिखो, नेम XYZ, है ना, या फिर लिख दो नेम ऑफ अटेंडिंग फिजिशियन। ये भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई नेम ऑफ अटेंडिंग फिजिशियन, अपना नाम मत लिखो, वो अच्छा नहीं लगता। नेम ऑफ अटेंडिंग फिजिशियन और डेट डाल के, और बस हो गया कंप्लीट आपका MCCD। चलो लगे हाथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 15-year-old male Ram Kumar, student of class 10th, was brought to ED on 20 March 24. According to accompanying history provided by family member, the patient was bitten by a snake while working in the field। देखो इतने से में तुम्हारा क्या क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ से भरने के लिए आ गया तुम्हें। नाम दिया हुआ है राम कुमार, 15-year-old मेल, तो मतलब यहाँ पे आपके 15 साल, और यहाँ मेल पे टिक हो गया, और नाम आ गया आपके पास में राम कुमार। इतना ही दिया हुआ है तो इतना ही लिख पाओगे। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसका कोई सेंस नहीं होता, सिर्फ भरने के लिए, कागज़ भरने के लिए होती है, जगह भरने के लिए, है ना। ब्रॉड टू ईडी ऑन 20 मार्च 24, तो आपको एक ये मिल गया कि इनिशियल इवेंट जो है आपका 20 मार्च यहाँ के लिए जो आएगा आपका, जब स्नेक बाइट लिखोगे तो 20 मार्च। अकॉर्डिंग टू अकम्पनिंग हिस्ट्री प्रोवाइड बाय फैमिली मेंबर, द पेशेंट वॉज बिटन बाई स्नेक, 20 मार्च को स्नेक बाइट हुआ। तो इसमें एक कॉज ऑफ डेथ जो कॉन्सिक्वेंट में यहाँ पे, ये तो फिक्स ही कर लोगे, स्नेक बाइट तो होना ही होना है ना। कॉन्सिक्वेंट टू स्नेक बाइट ऑन 20 मार्च, तो 20 मार्च से जो भी यहाँ पे कॉज लास्ट डे दिया होगा इसका डेथ का, देखो क्या दिया हुआ है, ऑन 28 मार्च, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स द पेशेंट सक्कम्ड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर सिस्टेमिक इन्वेनोमेशन सेकेंडरी टू स्नेक बाइट। उसने कॉज ऑफ डेथ दे ही दी है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर सिस्टेमिक इन्वेनोमेशन, है ना, सेकेंडरी टू स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट और उसके ऊपर क्या है, सिस्टेमिक इन्वेनोमेशन, और ये 28 मार्च, तो 20 से 28 में 8 दिन का टाइम है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा स्नेक बाइट और कॉन्सिक्वेंट टू सिस्टेमिक इन्वेनोमेशन। और पढ़ लेते हैं, बीच में कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो। ही एक्सपीरियंस इमीडिएट पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग एट द साइट। ही वॉज इमीडिएटली असेस्ड एंड ट्रायज्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवेल्ड 2 पंचर वुंड्स ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटी कंसिस्टिंग विद स्नेक बाइट। तो ठीक है, ये कन्फर्म कर दिया कि स्नेक बाइट का ही केस है। द पेशेंट प्रेजेंटेड विथ सिम्टम्स ऑफ इन्वेनोमेशन इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, इकाइमोसिस, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड अल्टर्ड। तो ये सारे तो साइन एंड सिम्टम हो गए। देन एंटीवेनम थेरेपी, IV फ्लूइड एंड सपोर्टिव केयर स्टार्ट किया। ठीक है, डिस्पाइट एग्रेसिव रिसक्सिटिव एफर्ट्स द पेशेंट कंडीशन कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट रैपिडली। ही डेवलप साइन ऑफ सिस्टमिक इन्वेनोमेशन इंक्लूडिंग कोएगुलोपैथी, हीमोडाइनेमिक इंस्टेबिलिटी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रीनल फेल्यूर। अब ये एक्चुअली
मैंने काफ़ी चीज़ें दे दी यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर कोई एक चीज़ दी होती तो उसमें से हम उसको चुन भी सकते थे, लाइक कोएगुलोपैथी कॉन्सिक्वेंट टू सिस्टेमिक इन्वेनोमेशन, या हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंट टू। अब इसमें से कोई एक चीज़ तो दी नहीं है। डिस्पाइट इंटेंसिव मेडिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर, वैसोप्रेशर सपोर्ट एंड रिनल, तो ये सारा ही कुछ हो रहा है पेशेंट को, तो फिर वो भी नहीं करता। पर देखो, डिसफंक्शन सिंड्रोम एंड रिफ्रैक्टरी शॉक, ओके, वाज मार्क्ड बाय मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम एंड रिफ्रैक्टिव शॉक। तो ओके, पेशेंट जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि हम मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम को बनाएं बेसिक अपना अभी इमीडिएट इवेंट, है ना। डिस्पाइट इंटेंसिव मेडिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये वो करके हिज कंडीशन रिमेंड क्रिटिकल एंड 28 मार्च को डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स द पेशेंट सब्कम्स एट 11 AM। तो यहाँ पे मिल गया तुम्हें भरने के लिए, वार्ड नंबर मिल गया, डेट मिल गया, टाइम मिल गया, है ना। 28 मार्च मिल गया और टाइम मिल गया 11 AM, और यहाँ मिल गया MODS। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉज ऑफ डेथ बनेगा MODS, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, है ना। MODS कॉन्सिक्वेंट टू, या रिफ्रैक्टरी शॉक भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टरी शॉक कॉन्सिक्वेंट टू या MODS कॉन्सिक्वेंट टू। तो MODS कॉन्सिक्वेंट टू सिस्टेमिक एनवेनोमेशन सेकेंडरी टू, यानी कॉन्सिक्वेंट टू स्नेक बाइट। तो यहाँ पे ABC तीनों भर सकते हो चाहो तो, ठीक है। थर्ड में स्नेक बाइट भरना है, इसमें सिस्टेमिक इन्वेनोमेशन भर दो, इसमें रिफ्रैक्टरी शॉक या फिर MODS भर दो, ठीक है। 15 साल का बच्चा है और कोई कंडीशन हाथ में दी नहीं है, तो ये वाला तुम्हारा खाली रहेगा। टाइम मैंने बता ही दिया तुम्हें, 8 दिन का टाइम है इसमें, और ये वाला टाइम इन्होंने दिया नहीं हमें, तो वो फिर छोड़ दो, कोई नहीं, सिर्फ ये स्नेक बाइट के साथ लिख दो 8 डेज, स्नेक बाइट के बाद 8 दिन में डेथ हो गई। और और क्या दिया हुआ है इसमें कुछ काम का जो यहाँ भरा जा सकता है, हाँ। फिर मैनर ऑफ डेथ में नेचुरल तो है नहीं है, एक्सीडेंट भर सकते हो इसमें, क्योंकि स्नेक बाइट उसने बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे सारा दे दिया। ये इसीलिए दिया इन्होंने कि हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन में 2 पंचर वुंड भी मिल गया और ये सारा मिल गया, और पेशेंट भी 8 दिन तक एडमिट था। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस था, तो होता तो बता ही देता आपको कि मेरे साथ कुछ और हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट पे टिक कर सकते हो आप। यहाँ पे बता दिया मैंने क्या लिखना है, यहाँ बता दिया क्या लिखना है, इसमें भी बता दिया क्या लिखना है, और फिर इसमें क्या लिखोगे, बस अपना नाम लिखो बढ़िया से, अपना नाम मत लिखो, मतलब अ, लिखो डॉक्टर XYZ, है ना। और अपनी रैंक लिख दो, सीनियर रेसिडेंट इमरजेंसी मेडिसिन टाइप से कुछ, और फिर बस डेट ऑफ वेरिफिकेशन लिख के कंप्लीट कर लो कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। और भी देखो, और भी होगा तो और भी कभी फिर मौका लगा तो बात करेंगे MCCT के ऊपर, उसमें है कुछ चीज़ें अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज तो बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से कवर किया फटाफट, है ना। चलो, थैंक यू।